प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बच्चों हम समझ रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के में हमने सीखा था कि हम प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं। उस छोटे से पार्ट का नाम बताइए। वेरी गुड, एक्सप्लांट। फिर उस एक्सप्लांट को उठा के हमने कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया और ग्रो करने के बाद पूरा प्लांट तैयार हो गया। अच्छा, हमने यहां पर यह सीखा था कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें हमने सीखा था एक्सप्लांट की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ जरूरत पड़ती है स्टरलाइजिंग केमिकल्स, ऑटोक्लेव जो स्टरलाइजेशन में काम आते हैं, और कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर प्लांट को अल्टीमेटली कल्चर मीडियम पे ही ग्रो कराया जाता है। तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाती है वो समझाएंगे। अच्छा, स्टेप को समझाने से पहले एक बेसिक बात क्लियर कर देते हैं। वैसे बात आप सभी जानते भी है, आप ही आंसर दीजिएगा कि इस स्टेप को क्या कहेंगे या इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बताइएगा। ये बच्चों हमारे पास एक मेरिस्टेम सेल होती है। मेरिस्टेम सेल जो डिवाइड करती है, इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। अच्छा, इसको एक तरह से आप कह सकते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल। अच्छा, मैं कहूं क्या ये डिवाइड करती है? यस, ये डिवाइड करती है। इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है। फिर आप लोगों ने ये सीखा भी होगा कि मेरिस्टेम सेल फिर बाद में आगे जाके परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। अच्छा, परमानेंट सेल, ये बच्चों परमानेंट सेल जो होती है एक तरह की डिफरेंशिएटेड सेल होती है। इनको बनाने की प्रोसेस को नाम दिया जाता है डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेम से परमानेंट का बनना बताओ क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से बनती है तो इन सेल को हम कह सकते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। और इन सेल के अंदर डिवीजन की पावर, डिवाइड होने की पावर नहीं होती। डिवीजन की पावर किसके अंदर होती है? मेरिस्टेम सेल, वो डिवाइड करती है। हां, मेरिस्टेम से अगर परमानेंट बन जाए प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से जो सेल बनेगी वो कहलाती है डिफरेंशिएटेड सेल, जिसमें डिवीजन की पावर खत्म हो जाती है। आप लोगों ने बच्चों ये भी पढ़ा होगा और ये आप जानते भी होंगे कि जो परमानेंट सेल है ये कई बार वापस मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो सकती है। बताइए, क्या ये कन्वर्जन पॉसिबल है? ये परमानेंट सेल क्या फिर से मेरिस्टेम में चेंज हो सकती है? यस, हो सकती है। और इस प्रोसेस का नाम, हां, इस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं डी डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो इसको क्या नाम दे दिया गया? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब परमानेंट से वापस मेरिस्टेम का बनना, यह डी डिफरेंशिएशन। अब जो मेरिस्टेम सेल बनी है ये वापस फिर से बच्चों, अच्छा मेरिस्टेम बन गई मतलब डिवीजन की पावर आ गई, लेकिन ये वापस फिर से परमानेंट में बन सकती है। ऐसी प्रोसेस का नाम रीडिफरेंशिएशन। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, तभी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टेप समझ पाएंगे। क्या क्या सिखाया? मेरिस्टेम से परमानेंट का बनना डिफरेंशिएशन, परमानेंट से वापस मेरिस्टेम का बनना डी डिफरेंशिएशन, और मेरिस्टेम सेल अगर फिर से परमानेंट में चेंज हो जाए तो इसको हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर? तो ये जो टर्म है ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, मेरिस्टेम सेल डिफरेंशिएट होती है अनडिफरेंशिएट? तो मेरिस्टेम सेल आप जानते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, ये बस डिवाइड करती रहती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल, इनको क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। जो बेसिक बात मैंने आपको समझाई ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर? अब जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर की स्टेप के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर प्लांट का गार्डन में जाएंगे, प्लांट का कोई छोटा सा पार्ट कट करके लाएंगे। जो छोटा सा पार्ट हम कट करके लाते हैं, बताइए इसका नाम एक्सप्लांट। मैं स्टेप समझा रहा हूं कि बेसिकली इसमें क्या क्या जाएगा। प्लांट का छोटा सा पार्ट कट करके लाए, क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। अब आप बताओ एक्सप्लांट क्या हो सकता है? हां, ये एक्सप्लांट तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब रूट, शूट, एंथर, ओव्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सप्लांट तो यहां कुछ भी होगा। अच्छा, इस एक्सप्लांट को डायरेक्ट कल्चर मीडियम पे रख दें? नहीं, पहले इसका हां सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। किसकी हेल्प से? केमिकल जैसे H2O2, ब्रोमीन वाटर, इनका यूज करेंगे। तो ये जो एक्सप्लांट होता है इसका बच्चों यहां पर सरफेस स्टरलाइजेशन कराएंगे। हमने जो एक्सप्लांट लिया है सिखाने के लिए, लीफ का एक छोटा पार्ट ले लिया, और लीफ का वो पार्ट लिया है जो एक तरह की परमानेंट सेल रखता है। मतलब एक्सप्लांट यहां पर जो हमने लिया है समझाने के लिए परमानेंट सेल ली, लेकिन ये कुछ भी ले सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कुछ भी हो सकता है। समझाने के लिए मैंने परमानेंट सेल ली। अब जो एक्सप्लांट लिया इसका हमने क्या किया? सरफेस स्टरलाइजेशन। मतलब वही ब्रोमीन वाटर के अंदर लेके इसको डाल देंगे ताकि इसके सरफेस के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए। क्लियर? अब ये जो बच्चों एक्सप्लांट है इसको उठा के हम ग्रो कराएंगे कल्चर मीडियम के ऊपर। ये कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो कराएंगे। कल्चर मीडियम में कई सारे केमिकल है, यहां सुक्रोज है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वाइटामिन होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात मैंने कही थी
क्या इनके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं? यस, होते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अब खास बात, यहां बच्चों मैंने क्या किया, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को इक्वल रखा। मतलब जितना ऑक्सिन लिया उतना ही साइटोकाइनिन लिया, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में ले लिया, और इस एक्सप्लांट को उठा के यहां रख दिया। अच्छा, यहां रख दिया। अभी मुझे बताओ, एक्सप्लांट की जो सेल है ये बच्चों यहां पर परमानेंट सेल है। एक्सप्लांट की सेल कैसी होती है? परमानेंट सेल। ये परमानेंट सेल होती है। अब यहां पर क्या होता है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों की क्वांटिटी बराबर रखने से फायदा यह होता है, इक्वल रखने से फायदा यह होता है कि यह परमानेंट सेल में डिवीजन की पावर आ जाती है। अभी ये डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, यहां ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल भरा है, तो यही परमानेंट सेल अब यहां डिवीजन की कैपेसिटी ले आती है, और यही परमानेंट सेल अब बन जाती है मेरिस्टेम सेल में। परमानेंट से मेरिस्टेम का बनना मतलब एक तरह का, हां, ये हो जाता है डी डिफरेंशिएशन। ये बच्चों मेरिस्टेम सेल बन गई, यहां डी डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, मेरिस्टेम सेल बन गई, तो अब इस मेरिस्टेम सेल में तो डिवीजन की पावर होती है। कल्चर मीडियम इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देता जाएगा। सुक्रोज भरा है जो कार्बन सप्लाई करेगा, इनऑर्गेनिक सॉल्ट NPK प्रोवाइड करते जाएंगे। अब ये सेल यहां पर डिवाइड करेगी, 1 से कितनी बनेगी, 2, फिर 2 से बनेगी 2 से 4, 4 से 8, ऐसे यहां पे ग्रुप बनता जाएगा, और ये सारी की सारी मेरिस्टेमेटिक सेल ही होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का यहां पर एक ग्रुप बनता जा रहा है, और ये जो ग्रुप यहां बना है, इसी ग्रुप को अब नाम दे दिया जाता है कैलस। इस ग्रुप का नाम क्या है, कैलस। यानी जो परमानेंट सेल थी, ये मेरिस्टेम में चेंज हुई, फिर डिवाइड करती गई, और डिवीजन के बाद जो ग्रुप बन गया, इसको क्या नाम दे दिया गया, कैलस। अब आपसे पूछा जाए, कैलस में जो सेल है, ये कैलस की सेल एक तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल है। कैलस में जो सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का ये जो ग्रुप है, अनडिफरेंशिएटेड सेल का जो ग्रुप है, इसी को कहा जाता है कैलस। यानी कैलस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड क्यों लिखा, क्योंकि मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम को हम कह सकते हैं अनडिफरेंशिएट। तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या कहलाता है बच्चों, कैलस। अब सोच समझ के बताना, हमने यहां प्लांट की लीफ का एक पार्ट लिया, उसको यहां डिवाइड करवाया। बताओ यहां डिवीजन माइटोसिस हुआ होगा या मियोसिस? हां, यहां पे बच्चों जो डिवीजन चलता है, कोई यहां गैमिट तो बन नहीं रहे, ये तो एक तरह का सोमेटिक सेल ही है, और सोमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो एक तरह से माइटोसिस ही हुआ होगा। यानी इस कैलस को बनाते टाइम यहां जो डिवीजन चल रहा होगा, यह डिवीजन कोई और नहीं, यह एक तरह का माइटोटिक डिवीजन होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, कैलस फॉर्मेशन के टाइम पर कौन सा डिवीजन होता है, तो याद रखना माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस के थ्रू ही फाइनली इस कैलस का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। जो बात मैंने आपको यहां समझाई, क्लियर हुई? अभी क्या सिखाया, प्लांट का छोटा पार्ट लिया, एक्सप्लांट कहलाता है, परमानेंट सेल थी, सरफेस स्टरलाइज किया, कल्चर मीडियम में रखा, लेकिन खासियत क्या, ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, यही परमानेंट सेल मेरिस्टेम में बनी, डिवाइड करती रही, और अल्टीमेटली कैलस तैयार हो गया। अरे बात समझ में? तो कैलस कैसे बना समझ में आया? और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैलस? तो कैलस क्या बताओगे, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, इसी को क्या कहा जाता है, कैलस, जो माइटोटिक डिवीजन से बना है। अब बच्चों यहां पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये सेल इनसे न्यूट्रिशन लेती जाएगी, डिवाइड होती जाएगी, तो कल्चर मीडियम की धीरे धीरे क्वालिटी डाउन होती जाएगी। क्वालिटी डाउन क्यों होगी, क्योंकि इसके न्यूट्रिशन सारी सेल लेती जाएगी, तो कल्चर मीडियम की क्वालिटी डाउन होती जाएगी। तो हम आगे क्या करते हैं, इसे फिर नए कल्चर मीडियम में शिफ्ट करते हैं, और वहां प्लांट में रूट शूट सब फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है उसको समझेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। हां, डायग्राम बना लो बेटे, डायग्राम से समझ में आएगा। क्लियर इतना? अब बच्चों ये जो हमने अभी कैलस बनाया है, इसको मैं फिर से यहां बनाता हूं। ये कैलस है, ये कैलस में ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल था, कैलस का फॉर्मेशन हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया। अच्छा, टाइम के साथ साथ मैंने क्या कहा, कल्चर मीडियम की क्वालिटी कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसे अब हम नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। जब बच्चों यहां पर नई टेस्ट ट्यूब लेंगे, तो ये नई टेस्ट ट्यूब 1 नहीं, 2 नहीं, ऐसे बहुत सारी लेंगे। सिखाने के लिए मैंने थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ले ली। कितनी टेस्ट ट्यूब ले ली? थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब यहां पर हमने ले ली। अब क्या करेंगे, जो कैलस है, इस कैलस के फ्रेगमेंट करेंगे, कट करेंगे इसको। कैलस को कट कर दिया, इसके कई सारे फ्रेगमेंट करेंगे। समझाने के लिए मैंने कह दिया थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट कर दिए, बहुत सारे। फिर इस कैलस का एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे, यहां रखेंगे, फिर एक छोटा पार्ट यहां रखेंगे, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, यहां पर ये जो कल्चर मीडियम हमने लिया है,
इस कल्चर मीडियम की खास बात यह होती है कि इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन में से साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को बढ़ा रखा है। यहां दोनों इक्वल थे, लेकिन यहां साइटोकाइनिन की क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। साइटोकाइनिन ज्यादा रखने का मेन फायदा यह होता है कि इससे शूट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन। अब क्या किया, कैलस के फ्रेगमेंट किए थाउजेंड्स ऑफ, इसका कुछ फ्रेगमेंट यहां रखा, कुछ यहां रखा, कुछ यहां रखा, ऐसे एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है। सिखाने के लिए मैंने यहां 2-3 बना रखी है, लेकिन इमेजिन करिए बहुत सारी टेस्ट ट्यूब है और सबके अंदर इस कैलस का थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे बताओ, कल्चर मीडियम सेम वैसे ही है, डिफरेंस क्या रखा, यहां ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल था, यहां साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया। और साइटोकाइनिन ज्यादा होने से किसका फॉर्मेशन होता है, शूट का। तो वाकई में यहां पर ऐसे शूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, मतलब प्लांट के अंदर ऐसे लीफ का बनना शुरू हो गया, शूट का फॉर्मेशन चालू हुआ। किसकी वजह से, साइटोकाइनिन की वजह से यहां बच्चों शूट फॉर्मेशन चालू हुआ। तो हमने प्लांट के अंदर शूट बनाना चालू कर दिया। अच्छा, शूट बन गई, अब क्या करें, हां रूट का फॉर्मेशन करेंगे। रूट का फॉर्मेशन अब इस टेस्ट ट्यूब में नहीं हो सकता, क्योंकि रूट बनाने के लिए ऑक्सिन ज्यादा करना पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे, यहां बच्चों आप फिर से नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। नई टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना, इसे बच्चों सब कल्चरिंग कहा जाता है। अगले कल्चर में ट्रांसफर करना सब कल्चरिंग। अच्छा, यहां पे फिर ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। अच्छा, इनके अंदर खास बात क्या रखेंगे, कल्चर मीडियम जैसा यहां सेम रखेंगे, डिफरेंस इतना सा रखेंगे कि इस बार ऑक्सिन को इंक्रीज कर देंगे। पहले कौन ज्यादा था, साइटोकाइनिन, इस बार ऑक्सिन ज्यादा कर दिया। और ऑक्सिन ज्यादा करने के बाद यहां से इस शूट को यहां से इसको बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर करेंगे, यहां से बाहर निकालेंगे, यहां ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इन 1000 टेस्ट ट्यूब से शूट को बाहर निकाल के फाइनली नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब मुझे बताओ, नए कल्चर पर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, सब कल्चरिंग। ये सब कल्चरिंग कहलाता है। अब मुझे बताओ, ऑक्सिन यहां ज्यादा है, ऑक्सिन ज्यादा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, हां ऑक्सिन ज्यादा होने की वजह से इसमें बच्चों ऐसी रूट बनना शुरू हो जाएगी। मतलब पहले हमने शूट बनाए, फिर हमने ऐसे रूट का फॉर्मेशन कर दिया। शूट बन गया, रूट बन गया, मतलब कंप्लीट प्लांटलेट तैयार हो गया, कंप्लीट प्लांट तैयार कर दिया। तो हमने किया क्या, ध्यान समझना, कैलस के कई फ्रेगमेंट किए, कितने, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट कर दिए। फिर हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया जिसमें साइटोकाइनिन ज्यादा था, शूट बन गया। रूट बनाने के लिए फिर अगली टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया, तो ऐसे बच्चों यहां पर रूट का फॉर्मेशन हुआ। तो हमने एक तरह से प्लांट के ऑर्गन बनाए। तो ऑर्गन बनाने की इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब हम प्लांट में क्या कर देते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल तो कैलस बनेगा, साइटोकाइनिन ज्यादा है तो शूट का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सिन ज्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। तो यह सब इंपॉर्टेंट है। और यह भी ध्यान रखना, पहले शूट बनाते हैं और फिर रूट बनाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, शूट बनने की वजह से यहां पर यह प्लांट खुद ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया तो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाएंगे, तो कल्चर मीडियम पे कम डिपेंड रहे। तो पहले किसका फॉर्मेशन करते हैं, शूट का। एक और फायदा है, अगर बच्चों पहले रूट बना देते तो यहां ट्रांसफर करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले शूट बनाते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस करे, खुद अपना न्यूट्रिशन बनाना चालू करे, और बाद में जाके हम रूट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जितने भी प्लांट हम यहां पर तैयार कर रहे हैं, ये जितने भी प्लांट हमने तैयार किए, ये सारे के सारे प्लांट जितने भी हमने तैयार किए, लैब के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। और लैब में बिल्कुल आइडियल कंडीशन में तैयार करते हैं। आइडियल से मतलब इस प्लांट की ग्रोथ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ फुलफिल कर दे। मान लीजिए इस प्लांट ने कह दिया मुझे ग्रोथ के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो इसको 25 ही देंगे। मतलब इस तरह से रूम में इसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, 25 तो बिल्कुल 25 देंगे, ना 26 ना 24। जो इस प्लांट ने लिख दिया, जो इसकी डिमांड है वही पूरी करेंगे, 25 तो 25। इसने कहा मुझे ग्रोथ के लिए केवल 7 आवर की लाइट चाहिए, बाकी टाइम डार्क चाहिए। मतलब 7 आवर क्या चाहिए, लाइट। तो इनके रूम में 7 आवर की लाइटिंग करेंगे, बाकी टाइम डार्क रहेंगे। मतलब जो जो इसको रिक्वायरमेंट थी वो सारी रिक्वायरमेंट इसको फुलफिल की गई। एक तरह से मैं ऐसे कह सकता हूं, इन प्लांट को बड़े लाड़ प्यार से पाला गया है, मतलब लाड़ प्यार से इनको तैयार किया गया। ये बड़े लाड़ प्यार से तैयार हुए हैं, एकदम आइडियल कंडीशन में इनको प्रिपेयर किया गया। क्लियर। अब बच्चों इन फील्ड को उठा के, मतलब इन प्लांट को उठा के अगर हम फील्ड में ट्रांसफर करें,
इनको उठा के फील्ड में ट्रांसफर करे तो ये बच्चों फील्ड में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अभी आइडियल कंडीशन में तैयार हुए। जैसे हम इसको फील्ड में पहुंचाएंगे, फील्ड में तो बहुत फ्लक्चुएशन होगा, कभी टेम्परेचर 25 होगा, कभी 30 होगा, कभी 20 भी होगा, फ्लक्चुएशन होता जाएगा। अच्छा, वहां लाइट भी वेरिएशन करेगी, तो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ये प्लांट सारे के सारे फील्ड में जाते खत्म हो जाएंगे। यानी इन प्लांट को फील्ड में पहुंचाने से पहले कहीं ना कहीं पहले इनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इनको हार्ड करना पड़ेगा। अब वो हार्डनिंग कैसे की जाती है वो बात हम समझेंगे। जो बात अभी समझे ये क्लियर हुई अच्छे से? तो हमने क्या किया, कैलस फॉर्म किया, पहले शूट बनाया, फिर उसके बाद रूट बनाया। इसको भी नोट कर लीजिएगा। और फिर कह रहा हूं एक दो टेस्ट ट्यूब नहीं होती, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं। नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। हुआ नोट ये? अब बच्चों हमने जो प्लांट अभी तैयार किए थे, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट हमने तैयार कर दिए, ये सब लैब में तैयार हो रहे हैं आइडियल कंडीशन में। इनको डायरेक्टली फील्ड में ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब इनको क्या किया जाएगा, हार्ड किया जाएगा। हार्ड का मतलब यहां पर इनकी हार्डनिंग की जाएगी। अच्छा, जब इनकी हार्डनिंग करते हैं तो हार्डनिंग का काम ग्रीन हाउस के अंदर किया जाता है। इस तरह के बच्चों हाउस होते हैं, ये ग्लास के हाउस होते हैं, ये इस तरह के हाउस होते हैं, काफी बड़े बड़े से हाउस होते हैं। इन हाउस के अंदर इन प्लांट को निकालेंगे और यहां पर इनको ग्रो कराएंगे। अच्छा, इन हाउस की खास बात क्या होगी, पहले दिन तो टेम्परेचर 25 रखेंगे, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन करेंगे, कभी टेम्परेचर 26 करेंगे, कभी 27 करेंगे, कभी 24 भी करेंगे, हल्का हल्का फ्लक्चुएशन करते जाएंगे। ऐसा क्यों? ताकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करना सीखे। साथ ही साथ यहां पर जो लाइट दी जाएगी वो रिड्यूस लाइट दी जाएगी, एकदम हाई लाइट भी नहीं देना है क्योंकि उस कंडीशन में ये मर सकता है, तो रिड्यूस लाइट दी जाती है। ह्यूमिडिटी को हाई रखा जाता है ताकि ये अच्छे से और सर्वाइव कर सके। तो हाई ह्यूमिडिटी रखते हैं, रिड्यूस लाइट रखते हैं, फिर धीरे धीरे फ्लक्चुएशन करते जाते हैं ताकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट करे। और इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, हार्डनिंग। शूट बन गया, रूट बन गया, उसके बाद इसकी हार्डनिंग कर देते हैं। जब आपको लगता है कि ये प्लांट पूरी तरह से मैच्योर हो गए, हार्ड हो गए, तो फाइनली बच्चों इनको गार्डन या फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब यहां से निकाल के फिर खेतों में इनको लगा दिया जाता है। जब फील्ड में लगाएंगे तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट यहां ग्रो करेंगे। हमने किया क्या, एक छोटा सा सेक्शन लिया था, याद करो, एक्स प्लांट। प्लांट पूरा भी नहीं लिया था, प्लांट का भी एक छोटा सेक्शन लिया, एक्स प्लांट, उससे कैलस बनाया और कैलस बनाने के बाद यहां बच्चों हमने उससे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर दिए। यानी एक्स प्लांट, एक माइक्रो पार्ट से हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। माइक्रो प्लांट का हमने प्रोपोगेशन कर दिया। यही एक तरह का बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। इसको मैं आगे नोट कराऊंगा आपको, अभी समझो। एक्स प्लांट छोटा पार्ट था, अरे एक्स प्लांट तो एक छोटा सा पार्ट था, याद है ना, और छोटे से प्लांट से हमने फाइनली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना दिए। प्रोसेस का नाम माइक्रो पार्ट का प्रोपोगेशन करना, यह माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। अच्छा, ये जो प्लांट यहां तैयार हुए, सोच समझ के बताना, ये बच्चों इस एक्स प्लांट से तैयार हुए थे। यहां बच्चों ये प्लांट का छोटा सा सेक्शन था एक्स प्लांट, और इसी एक्स प्लांट से फाइनली हमने ये हजारों प्लांट बना दिए। एक बात मुझे बताओ, जब यहां पर इनको तैयार किया गया, माइटोसिस हुआ या मियोसिस? हां, माइटोसिस हुआ। ये माइटोसिस से डिवाइड करके तैयार हुए। माइटोसिस की खास बात यह होती है कि इसमें कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में होता है, माइटोसिस में कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, तो कहीं वेरिएशन आती नहीं है, कोई जेनेटिक चेंजेस नहीं होते। तो जो इसका जीनोटाइप था, देखा जाए तो इनका जीनोटाइप सेम ही रहा। इनका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप सेम रहा क्योंकि माइटोसिस से तैयार हुए। तो एक तरह से ये इस प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए इनको नाम दिया जाता है। इन सोमेटिक पार्ट के ये एक तरह से क्लोन है, सबका जीनोटाइप सेम है। अच्छा, सेम जीनोटाइप वाले को हम कहते हैं क्लोन। सेम जीनोटाइप वाले पर्सन को क्या कहा जाता है, क्लोन। और ये सोमेटिक सेल से तैयार हुए। अरे लीप से तो तैयार किया है, लीप एक सोमेटिक सेल है, तो सोमेटिक सेल से तैयार हुए तो इनको सोमा क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सोमा क्लोन। अगर इन सोमा क्लोन में एक हाथ प्लांट के अंदर ऐसा देखा जा सकता है कि कुछ वेरिएशन आ जाए, ये सब सारे सोमा क्लोन है। सोमा क्यों लिखा बच्चों, सोमेटिक सेल से तैयार हुए, क्लोन है क्योंकि जीनोटाइप सबके सेम है, तो इसलिए नाम दिया सोमा क्लोन। एक हाथ प्लांट में ऐसी वेरिएशन आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा आएगी, एक हाथ प्लांट पे वेरिएशन आ सकती है, तो ऐसी वेरिएशन को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये वेरिएशन बच्चों, मान लीजिए किसी सेल में माइटोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई, या जो केमिकल हमने भरे
उसमें से किसी ने म्यूटाजन का काम कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो एक आध के अंदर अगर वेरिएशन आ जाए तो ऐसी वेरिएशन को सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। अच्छा, कई बार ये वेरिएशन फायदेमंद भी हो जाती है क्योंकि इनसे अच्छे कैरेक्टर भी आ सकते हैं। मैं फिर कहूंगा चांस होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छे कैरेक्टर आएंगे, तो एक चांस होता है कि ये सोमा क्लोनल वेरिएशन समटाइम हमें फायदा भी दे सकती है। क्लियर? जो बात यहां समझे क्लियर हुई? एक बार फिर समझना सोमा क्लोन क्या होता है, उसी चीज को पहले इसको नोट कर लीजिएगा। प्लांट तैयार हुए, शूट बनाया, रूट बनाया, ऑर्गन तैयार हुए, फिर उसके बाद उसकी हार्डनिंग करते हैं और हार्डनिंग करने के बाद फील्ड में पहुंचा देते हैं। क्लियर? डायरेक्ट क्यों नहीं पहुंचाते? हां, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन को एडजस्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं, तो इनकी हार्डनिंग करना जरूरी है। हमने यहां पर क्या सीखा समझिएगा। ओरिजिनल प्लांट था, छोटा पार्ट कट किया, एक्सप्लांट लिया, टिश्यू कल्चर पे ग्रो कराया और हमने ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार किए। अच्छा, कौन सा डिवीजन से बने? माइटोसिस से। अब इन सबका जीनोटाइप कैसा है? सेम जीनोटाइप वाले के लिए क्लोन, लेकिन सोमेटिक सेल से तैयार हुए। ओरिजिनल प्लांट की कौन सी सेल ली थी बच्चों? हमने यहां पर उसकी सोमेटिक सेल से तैयार हुए, तो इसीलिए इसको नाम दे दिया सोमा क्लोन। और अगर किसी प्लांट पे वेरिएशन आ जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हैं। अच्छा, सोमा क्लोन क्या होते हैं? नोट भी कर लीजिएगा। सोमा क्लोन आर दोस प्लांट विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। ओरिजिनल मतलब इस प्लांट जिससे हमने एक्सप्लांट लिया था, तो जिससे हमने एक्सप्लांट लिया था उस प्लांट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है? क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं, वेरिएशन ही नहीं आई। अच्छा, ओरिजिनल प्लांट के सिमिलर होते हैं तो इनको हम सोमा क्लोन कहते हैं, और वेरिएशन आ जाए तो उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशन कहते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट एमंग प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बने हैं, अगर इनमें कोई डिफरेंस आ जाए, कोई वेरिएशन आ जाए, तो उसको सोमा क्लोनल वेरिएशन कह देते हैं। ये किसकी वजह से आ सकती है? हां, ये वेरिएशन मैंने बताया था आपको, या तो माइटोसिस में कुछ गड़बड़ हो गई, जो केमिकल हम यूज करते हैं कल्चर मीडियम में, किसी ने बाय चांस मान लीजिए म्यूटाजन का काम कर दिया, तो उनसे ऐसा हो सकता है। क्लियर? तो सोमा क्लोन क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है, इनको भी बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर बच्चों हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सीखी थी। हमने यह सीखा था कि एक्स प्लांट से, जो छोटा सा पार्ट है, उससे फाइनली हमने कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया, कैलस बनाए, शूट बनाए, रूट बनाए, और अल्टीमेटली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन किया। यानी एक छोटे से एक्स प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन, छोटे से पार्ट का प्रोपोगेशन करना। जब माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है तो उसमें बच्चों हमने सीखा था कि जैसे ये कैलस है, इसमें सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस करते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे हमने से थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ली, कैलस का छोटा सा पार्ट रखा, शूट का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, इसके अंदर साइटोकाइनिन की क्वांटिटी ज्यादा थी। अगला जो कल्चर मीडियम हमने लिया, इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा रखते हैं। इससे बच्चों फाइनली रूट का फॉर्मेशन हुआ, तो शूट बन गए, रूट बन गए, मतलब ओवरऑल प्लांटलेट तैयार हो गया। फिर ये जो प्लांट बनते थे, कितने? थाउजेंड्स ऑफ। इन प्लांट को उठा के हम हार्डनिंग कराते थे, ग्रीन हाउस के अंदर हार्डनिंग कराते थे, और हार्डनिंग करने के बाद फाइनली इसको फील्ड में ट्रांसफर कर देते थे। तो हम यहां पर क्या करते हैं? ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ये ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन इस कैलस से बच्चों एक रास्ता और ओपन होता है, मतलब एक वे और जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं समझिएगा। हम क्या करेंगे? कैलस को लेंगे, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट करेंगे, लेकिन इन थाउजेंड्स ऑफ फ्रेगमेंट को वही 1000 टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। लेकिन इस बार चेंज ये करेंगे कि इन कल्चर मीडियम के अंदर, जैसे यहां पर थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब है, और इनके अंदर यहां पर अमोनियम नाइट्रेट की अमाउंट को बढ़ा देंगे। कल्चर मीडियम में कौन सा केमिकल बढ़ा दिया? अमोनियम नाइट्रेट बढ़ा दिया। फिर बच्चों इस कैलस का छोटा सा पार्ट लिया, यहां रखा, ये कैलस को रख दिया। अच्छा, अब यहां पर अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा होने से होता यह है कि इन सेल में इस तरह से डिवीजन होता है, इस तरह से डिवीजन होता है कि यहां डिवीजन के टाइम की एम्ब्रियो फॉर्मेशन की सारी स्टेप्स देखने को मिलती है। मतलब इस तरह से यहां प्रोसेस चलती है जैसे कि कोई एम्ब्रियो ही बन रहा हो। मतलब यहां पर ये बच्चों यहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लग जाता है, और इस एम्ब्रियो को कहा जाता है एम्ब्रियोइड। इस एम्ब्रियो के अंदर यहां पर अच्छा एम्ब्रियो बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया तो प्रोसेस का नाम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें वो सारी स्टेप आएगी, जैसे यहां पर ये हार्ट शेप स्टेप मिलती है, फिर ये टॉर्पिडो शेप स्ट्रक्चर मिलती है। आप लोगों ने एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे पढ़ा होगा, वो सारी स्टेप यहां पे देखने को मिलती है। तो हम सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो डेवलप करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया सोमेटिक
एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम समझना, सोमेटिक वर्ड क्यों लिया, सोमेटिक सेल से बनाया, अल्टीमेटली एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियोजेनेसिस, और इस एम्ब्रियो को यहां स्पेशल क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियोइड। अच्छा, एम्ब्रियो बनाने के लिए करना क्या है, कल्चर मीडियम में अमोनियम नाइट्रेट के अमाउंट को बढ़ा देते हैं तो इससे एम्ब्रियो बन जाता। हां, अगर यहां कल्चर मीडियम में साइटोकानिन बढ़ा देते तो यहां शूट बन जाता, ऑक्सीजन बढ़ा देते तो रूट बन जाता, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट बढ़ाने से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। अब खुद सोचो, अगर यहां एम्ब्रियो बन चुका है, ऑलरेडी यहां एम्ब्रियो बन चुका है, तो एम्ब्रियो में तो इटसेल्फ ये पावर होती है कि ये खुद ही शूट बना सकता है और खुद ही रूट बनाता है। मतलब सब कल्चर अलग से कल्चर में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये शूट रूट मतलब अपने आप ये पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। तो एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो में खुद में पावर थी तो उसने खुद ही शूट रूट बना दिए, अलग से कल्चर करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा एक नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में हो रहा होगा, सिखाने के लिए एक बनाए लेकिन ऐसी थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब में चल रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए इनको उठा के पहले वही हार्डनिंग कराएंगे, मतलब यहां पर भी इनकी पहले हार्डनिंग करेंगे और हार्डनिंग के बाद फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे। अब मुझे बताओ, यहां पर भी हमने किया क्या, जो छोटा सा एक्सप्लांट होता है उससे फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना लिए, मतलब यहां फील्ड में ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ग्रो करा लिए। तो बताइए, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट का बनना, यह सब कहलाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब माइक्रो पार्ट का प्रोपोगेशन करना, इसी को माइक्रो प्रोपोगेशन कहलाता है। अब माइक्रो प्रोपोगेशन करते टाइम हमारे पास टू वे है या दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो होता है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा रास्ता आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। हम किसी भी रास्ते जा सकते हैं, तो ध्यान रखना, एक्सप्लांट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाते टाइम टू ऑप्शन है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी जा सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस भी जा सकते हैं, और ऐसे एम्ब्रियो को कहते हैं सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। बात समझ में? तो ध्यान रखना, कैलस से एम्ब्रियो भी बन सकता है। जो बात यहां समझे, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लो बच्चों। हमने यहां पर क्या सीखा, अब क्लियर करते हैं। हमने बच्चों माइक्रो प्रोपोगेशन सीखा। माइक्रो प्रोपोगेशन का दूसरा नाम रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक क्लोन बनाने का काम किया गया। एक्सप्लांट लिया, कल्चर मीडियम पे ग्रो कराया, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट तैयार कर दिए, ये थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बनाए, यही माइक्रो प्रोपोगेशन है। छोटे से पार्ट का प्रोपोगेशन करना माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन एग्जैक्टली है क्या है, प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। और इस माइक्रो प्रोपोगेशन से हम कम टाइम में बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्लियर? माइक्रो प्रोपोगेशन की टू कॉमन टाइप्स होते हैं। इसमें पहला टाइप आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें हम शूटलेट बनाते हैं, रूट शूट का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन एक वे और आता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब यहां पर हम एम्ब्रियो बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, लेकिन यह बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है तो इसको नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो बना देते हैं। एम्ब्रियो बनता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इसको क्या कह दिया गया, नॉन जाइगोटिक एम्ब्रियो। बिना जाइगोट के हमने एम्ब्रियो डेवलप करा दिया। तो माइक्रो प्रोपोगेशन की टू मेथड है। एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, माइक्रो प्रोपोगेशन की कौन कौन सी मेथड है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब मल्टीपल शूटलेट प्रोडक्शन, और दूसरा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर? चाहे तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, समझ आए? अभी बच्चों मैंने आप लोगों को टिश्यू कल्चर में कौन सी स्टेप फॉलो की जाती है, उनसे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी ली जाती है, सब क्लियर कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक्सप्लांट सबको पता है, छोटा सा पार्ट, छोटे से प्लांट से 1000 प्लांट का बनना, माइक्रो प्रोपोगेशन। सारे प्लांट ओरिजिनल प्लांट के सिमिलर हो तो सोमा क्लोन, वेरिएशन आ जाए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन, अनडिफरेंशिएटेड सेल का ग्रुप कैलस, ये टर्म पूछी जाती है, तो ये टर्म आप यहां ध्यान रखें। इस स्टेप मैंने आपको सारी समझा दी। इसी में अगला सेक्शन लेते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप की हम बात करें, इनमें बच्चों कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है कैलस या सस्पेंशन कल्चर। वैसे कैलस कल्चर तो मैं आपको समझे चुका हूं, सस्पेंशन कल्चर क्या होता है वो भी क्लियर कर देते हैं अभी। और कौन कौन से टाइप होते हैं, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, तो ऐसे अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो कल्चर है, ज्यादातर कल्चर, ये नेम कौन सा एक्सप्लांट लिया उसके बेसिस पे लिखा जाता है। जैसे हम बच्चों प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम पर जब इसको ग्रो कराते, अगर हम मेरिस्टेम को उठा के यहां पुट करें, एक्सप्लांट क्या ले, मेरिस्टेम, तो मेरिस्टेम कल्चर बन जाएगा, एम्ब्रियो ले तो एम्ब्रियो कल्चर बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट ले तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर ले लेते हैं। ये सब कल्चर क्यों किए जाते हैं, पर्पस क्या है, ये सब हमें अच्छे से ध्यान से समझना है। मतलब इनको समझाने का मेन पर्पस ये है कि इन कल्चर के हमें फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है। तो एक एक कल्चर
एक एक करके सारे कल्चर समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैलस कल्चर से। एक्सप्लांट लिया, इस एक्सप्लांट से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक्सप्लांट से दो रास्ते, पहला रास्ता कल्चर मीडियम में रखा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल रखा, लेकिन कल्चर मीडियम कैसा लिया? सॉलिड। एक्सप्लांट को उठा के जब हम यहां पुट करेंगे, यहां एक्सप्लांट को पुट करेंगे, ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वल है, डिवीजन चालू होगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल का यहां पर ग्रुप बनेगा और इसी ग्रुप को यहां नाम दे दिया जाएगा कैलस। ये कैलस बन गया। अगर हम एक्सप्लांट को सॉलिड कल्चर मीडियम पर रखते हैं तो यह बन जाता है कैलस। लेकिन अब इस एक्सप्लांट को उठा के हमने इस बार लिक्विड कल्चर मीडियम पर रखा, सॉलिड पे नहीं रखा। कहां रखा? लिक्विड कल्चर मीडियम पर रखा। लिक्विड और सॉलिड में डिफरेंस इतना सा होगा, इसमें भी ऑक्सिन साइटोकाइनिन इक्वली रखना है, सब कुछ सेम रखना है। डिफरेंस इतना सा होगा कि इसमें अगार अगार मिक्स नहीं होगा। अगार अगार मिक्स नहीं है, इसीलिए यह बन गया लिक्विड, तो ये लिक्विड कल्चर मीडियम है। एक्सप्लांट को उठा के यहां रखेंगे, ये एक्सप्लांट रखा। ऑक्सिन साइटोकाइनिन इसमें सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगे, यह परमानेंट सेल मेरिस्टेम में बन गई। फिर बच्चों ये डिवाइड होगी तो 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से बनेगी 4। अच्छा, जब ये यहां डिवीजन होता जाएगा तो हम इस कल्चर मीडियम को मिक्स भी करते रहेंगे। अच्छा, कल्चर मीडियम को ऐसे मिक्स करना, इसको हम एक तरह से कहते हैं स्टीयर्ड करना या इसको एजिटेट करना। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले भी सिखाया है। कल्चर मीडियम को मिक्स करने का एक बड़ा फायदा होता है कि इनसे इन सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए, मतलब यहां ऑक्सीजन अच्छे से मिले, तो इसलिए बच्चों इसको मिक्स करते रहते हैं। कल्चर मीडियम भी इजीली अवेलेबल रहे, तो इसीलिए यहां पर इसको मिक्स करते रहते हैं। अच्छा, मिक्सिंग करने से ग्रोथ रेट फास्ट होती है, यहां ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है, मतलब ये ऐसे तेजी से यहां डिवाइड करती रहती है। मतलब कैलस में प्रॉब्लम ये आती है कि ग्रोथ रेट स्लो होती है। जो सेल यहां पर इस कल्चर मीडियम के कांटेक्ट में है, ये तो फिर भी अच्छे से ग्रो करती है, ऊपर वाली सेल इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन यहां पर तो हर सेल को बढ़िया से न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल होती है, यहां ग्रोथ रेट फास्ट होती है। तो कभी आपको कैलस या हम कहे ग्रोथ रेट को फास्ट करना है, ग्रोथ रेट फास्ट करनी है, तो सबसे बढ़िया है लिक्विड कल्चर का यूज करना चाहिए। और इसी लिक्विड कल्चर को कहा जाता है सस्पेंशन कल्चर। अगर हम एक्सप्लांट को लिक्विड कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएं तो सस्पेंशन, इतना ध्यान रखना। सॉलिड पे ग्रो कराते हैं तो ग्रुप बनता है, वो कैलस कहलाता है। यहां ग्रुप नहीं बनता, ये अलग अलग ही रह जाती है, तो इसको हम सस्पेंशन कल्चर नाम दे देते हैं। दोनों डिफरेंस क्लियर है? अब बच्चों ये जो सस्पेंशन कल्चर है, इसके 2 पार्ट आते हैं। मैं बस नाम लिखूंगा, बाकी मीनिंग आप मुझे बताना। बेच एंड कंटिन्यूअस। हां, बेच उसको कहते हैं जिसमें कल्चर मीडियम केवल एक बार लिया जाएगा, एक बार कल्चर मीडियम ले लेंगे, वो बेच है। कंटिन्यूअस में यूज्ड कल्चर मीडियम बाहर निकालते रहेंगे, यूज्ड बाहर निकालेंगे, फ्रेश ऐड करते रहेंगे। कुछ याद है सा? हां, कंटिन्यूअस कल्चर ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इससे सेल हमेशा लो फेज में मेंटेन रहती है और इससे डिवीजन भी फास्ट होता रहता है। ऐसा मैं सिखा चुका हूं आप लोग को, तो ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन कल्चर 2 टाइप के होते हैं। बेच एक बार कल्चर लेना, सस्पेंशन कंटिन्यूअस में थोड़ा बाहर निकालेंगे, उतना ही फ्रेश कल्चर मिक्स करते रहेंगे। तो मुझे बताओ, कैलस और सस्पेंशन क्लियर सबको अच्छे से? सॉलिड पे ग्रो कराना कैलस, लिक्विड पे ग्रो कराना सस्पेंशन। जो बातें हमने समझी फटाफट नोट कर लेते हैं। मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या कहलाता है बच्चों? कैलस। कैलस इज फॉर्म्ड ऑन सॉलिड मीडियम। अच्छा, इसमें जो डिवीजन चलता है वो माइटोसिस। इवन सस्पेंशन कल्चर में भी माइटोसिस ही होगा, तो ये माइटोटिक डिवीजन से ग्रो करते हैं। एग्जैक्टली जब हम लेब में इसको ग्रो कराते हैं तो ये इस तरह से ग्रो हो जाते हैं। तो ये उसी का ही एग्जैक्ट डायग्राम है कि एग्जैक्टली इस तरह से कैलस बन जाता है। अगला हमने समझा सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन के अंदर तो हम ऐसे लिक्विड कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते हैं, सेल्स ग्रो करेगी लेकिन लिक्विड पर। हां, इसमें बच्चों कल्चर मीडियम में एक्सप्लांट को इनोक्यूलेट किया जाता है, किसके अंदर? लिक्विड कल्चर मीडियम। लिक्विड कल्चर मीडियम को कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? एजिटेट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं। क्यों? ताकि एक तो सेल आपस में क्लंप ना हो, मतलब आपस में जुड़े ना, और साथ ही साथ ऑक्सीजन अच्छे से अवेलेबल रहे। इससे फायदा यह होता है, यहां पर गैसेस एक्सचेंज, ऑक्सीजन अवेलेबल अच्छे से होगी, तो यहां पे ग्रोथ भी बहुत फास्ट होती है। यह बच्चों फिर से 2 टाइप का होता है। बेच, जिसमें कल्चर मीडियम एक बार लिया जाता है, सस्पेंशन बेच, और दूसरा आता है कंटिन्यूअस। यूज्ड कल्चर मीडियम को बाहर निकालेंगे, उतना ही फ्रेश मिलाते जाएंगे, तो उसको हम कंटिन्यूअस कल्चर कह देते हैं। क्लियर? तो यह होता है बच्चों सस्पेंशन कल्चर। इसमें कौन सा कल्चर यूज करते हैं? लिक्विड, और इसमें ग्रोथ रेट फास्ट आती है। क्लियर? अच्छा, अगला कल्चर टाइप लेते हैं मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर का मीनिंग इतना सा है, जब हम एक्सप्लांट एज अ मेरिस्टेम सेल ले तो उसको हम मेरिस्टेम कल्चर कहते हैं। मेरिस्टेम कल्चर का पर्पस क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा।
ये बच्चों एक वायरस अफेक्टेड प्लांट है। मतलब इस प्लांट के अंदर ऐसे वायरस 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 ऐसे इसमें वायरस बहुत लगे हैं। इसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन बहुत है। अच्छा, वायरस का इन्फेक्शन है। अब हमने क्या किया, ये प्लांट वायरस अफेक्टेड था, हमने इस प्लांट का एक छोटा सा पार्ट कट किया, मान लीजिए लिप का पार्ट कट किया। बताओ, ये छोटा सेक्शन एक्स प्लांट, इसको उठा के कल्चर मीडियम पे रखा। अच्छा, जैसे इसको कल्चर मीडियम पे यहां रखेंगे, अब इसके अंदर यहां वायरस है तो यहां वायरस होंगे। हमने बच्चों सरफेस स्टेलाइजेशन समझा था, तो सरफेस स्टेलाइजेशन से सरफेस के ऑर्गेनिज्म किल होते हैं, सेल के अंदर के वायरस खत्म नहीं होते। तो अंदर तो वायरस रहेगा, और अंदर वायरस रहेगा, यहां वायरस रहेगा, तो फाइनली यहां पर ग्रो कराने के बाद अल्टीमेटली जब प्लांट तैयार होगा, तो ये प्लांट मुझे बताओ वायरस अफेक्टेड होगा या वायरस फ्री होगा? जब यहां वायरस है तो अल्टीमेटली इसमें भी वायरस होंगे, मतलब ये भी वायरस अफेक्टेड बनेंगे। कहानी इतनी सी है, स्टार्टिंग का प्लांट अगर वायरस अफेक्टेड है तो लास्ट के प्लांट भी वायरस अफेक्टेड ही बनेंगे। अच्छा, हम क्या चाहते हैं अब, ये प्लांट चाहे वायरस अफेक्टेड हो, लेकिन लास्ट के जो हम यहां प्लांट बनाए वो वायरस फ्री बन जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है? हां, टिश्यू कल्चर से यह फायदा होता है कि हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं सीखिएगा। इस प्लांट में चाहे वायरस हो, बहुत सारे वायरस हो, लेकिन प्लांट का जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, मतलब ये जैसे यहां पर आप कह सकते हो, ये बच्चों यहां इसका जो टिप पार्ट है, ये टिप पार्ट, ये मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है ये वायरस फ्री होती है। मतलब पूरे प्लांट में वायरस है, पूरे प्लांट पे वायरस है, लेकिन मेरिस्टेम में कभी वायरस ग्रो नहीं करते। बात आती है मेरिस्टेम में वायरस ग्रो क्यों नहीं करते, तो इसके कई रीजन दिए गए हैं। अच्छा, एक रीजन तो यह कहता है कि यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर, एक रीजन यह कहता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इनमें ज्यादा होती है, इस वजह से यहां वायरस ग्रो नहीं कर पाते। एक रीजन यह भी कहता है कि यहां बहुत तेजी से डिवाइड होता है, वायरस उस रेट से प्रोपोगेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यहां वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, तो यहां वायरस सेल में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। इसके कई रीजन बताए गए, एक बार फिर सुन लीजिएगा। ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है तो इस वजह से भी ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा होता है, एसिडिक एनवायरमेंट रहता है, वायरस उतना अच्छे से प्रोपोगेट नहीं कर पाते। दूसरा, ग्रोथ रेट, डिवीजन रेट इनकी इतनी फास्ट होती है, वायरस उस रेट से प्रोपोगेट नहीं कर पाते। और एक और, वेस्कुलर टिश्यू यहां पर एब्सेंट रहते। ऐसे कई रीजन होते हैं। अच्छा, अब यहां से इसको उठा के एक्सप्लांट में एज ए हमने क्या लिया, एक्सप्लांट की फॉर्म में मेरिस्टेम को लिया। अच्छा, पूरे प्लांट पे वायरस है, लेकिन मुझे बताना मेरिस्टेम सेल वायरस अफेक्टेड है या वायरस फ्री है? अच्छे से बोलना सभी, वायरस फ्री है, इसमें तो कोई वायरस नहीं। अच्छा, इसमें वायरस फ्री है, वायरस है ही नहीं, क्योंकि यहां पर वायरस ग्रो ही नहीं करते। अब इसको उठा के हमने यहां पर ट्रांसफर किया, मतलब इसको उठा के यहां पहुंचाया। मुझे बताओ, एक्सप्लांट हमने क्या लिया, वायरस। एक्सप्लांट हमने क्या लिया, मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम लिया, इसीलिए कल्चर का नाम लिया मेरिस्टेम कल्चर। वायरस फ्री एक्सप्लांट लिया। अच्छा, ये वायरस फ्री है तो ये भी वायरस फ्री होगा। जब ये यहां पर डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, अल्टीमेटली जब प्लांट तैयार होगा तो ये भी वायरस फ्री बन जाएगा। तो हमने क्या किया, एक वायरस अफेक्टेड प्लांट से वायरस फ्री प्लांट तैयार कर दिया। बताओ किसकी वजह से? मेरिस्टेम कल्चर की वजह से। तो आपसे पूछा जाए मेरिस्टेम कल्चर का क्या फायदा है, क्लियर हुआ? मेरिस्टेम कल्चर का यह फायदा होता है वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल वायरस फ्री होती है। समझ में अच्छे से? चाहे तो आप इसको बना भी सकते हो। अब इसमें हमने जो सीखा मेरिस्टेम कल्चर में, फटाफट पॉइंट नोट करते हैं। मेरिस्टेम सेल यूज एन एक्सप्लांट, जब हम मेरिस्टेम सेल को एक्सप्लांट की तरह यूज करें तो मेरिस्टेम कल्चर कहलाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सा मेरिस्टेम ले सकते हैं? तो एपिकल भी ले सकते हैं और एक्सिलरी ले सकते हैं। एक बार नीट में यही क्वेश्चन आया था। हाँ, मेरिस्टेम सेल कौन सी यूज करें? तो एपिकल भी हो सकती है, मतलब टिप वाली भी हो सकती है, साइड वाली मतलब एक्सिलरी भी हो सकती है। दोनों तरह की मेरिस्टेमेटिक सेल हम ले सकते हैं। अच्छा, ये सेल फ्री फ्रॉम वायरस, ये वायरस से फ्री होती है, ये वायरस से फ्री रहती है। बात आती है इनके एप्लीकेशन क्या, यूज क्या है। मेरिस्टेम कल्चर का पहला यूज रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं, मतलब एक्सप्लांट को एज अ मेरिस्टेम ले, कैलस की फॉर्म में ग्रो कराए और फिर उससे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना ले, वही माइक्रो प्रोपोगेशन करा सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन में ज्यादातर हम मेरिस्टेम का यूज करते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन के टाइम पे जो एक्सप्लांट लिया जाता है वो एग्जैक्टली मेरिस्टेम से ली जाती है। क्यों? क्योंकि वायरस फ्री होती है, तो लास्ट के प्लांट भी वायरस फ्री बन जाते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आया है, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए कौन सा कल्चर बेस्ट होता है?
मेरिस्टेम कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बच्चों 8-10 स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर अगर यहां से क्वेश्चन आए तो यही आएगा, वायरस फ्री प्लांट कौन से कल्चर से बनते हैं, तो मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कल्चर का ही फायदा होता है कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म या किसी वैरायटी का कंजर्व करना है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है, मुझे इस प्लांट को कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, तो क्या हम इस प्लांट को फ्रिज में स्टोर करके रख ले? नहीं, फ्रिज में स्टोर करके नहीं रख सकते आप। अच्छा, तो इसके पोलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्वेशन कर दे, उसमें बच्चों दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनमें अगर वायरस है तो अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे तो उसमें भी वायरस रहेगा, और बाद में जब ग्रो कराएंगे तो वायरस अफेक्टेड ही रहेगा। तो इसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन होता है कि जब भी किसी भी प्लांट को, चाहे वो वायरस अफेक्टेड हो नहीं भी हो, प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यह होता है कि आप इसके मेरिस्टेम को कट करें। मतलब आपने क्या ले लिया, इसका मेरिस्टेम ले लिया, क्यों? वायरस फ्री है। अच्छा, और इसको उठा के हमने क्या किया, ऐसे यहां पे ग्रो करा लिया, मतलब ऐसे इसको यहां पे रख दिया, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में रख देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब को उठा के अब हम इसको डीप फ्रीजर में रख देंगे, ग्रो नहीं कराएंगे, इसको उठा के डीप फ्रीजर में रख देंगे। अब डीप फ्रीजर में स्टोर रहेगा। अब बच्चों मान लीजिए आज से हमें 20 ईयर बाद, 20 साल बाद हमें इस प्लांट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को 20 साल बाद बाहर निकालेंगे, एक्स प्लांट को निकाल के कल्चर मीडियम पे ग्रो करा के नया प्लांट तैयार करेंगे, और नया प्लांट वायरस फ्री होगा। अच्छा, मैं अगर इसकी लीफ के पार्ट को यहां स्टोर करता तो क्या दिक्कत है? हां, क्योंकि अगर लीफ में वायरस होता और 20 साल बाद जब ग्रो कराते तो वो वायरस की वजह से ग्रो ही नहीं हो पाता। तो कभी भी वैरायटी को कंजर्व करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका मेरिस्टेम का यूज करना चाहिए। अच्छा, इसी मेरिस्टेम का एक फायदा होता है वैरायटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। जैसे इंडिया की कोई वैरायटी अदर कंट्री में ले जानी है, या अदर कंट्री की कोई वैरायटी इंडिया में लानी है, मेरिस्टेम बढ़िया है। हम क्या करेंगे, मान लीजिए अमेरिका का कोई प्लांट इंडिया में लाना है, तो हम क्या करेंगे, अमेरिका के उस प्लांट का मेरिस्टेम कट करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, मतलब कल्चर मीडियम पर रखेंगे, डीप फ्रीजर में रख के इंडिया में लाएंगे, फिर इंडिया में ग्रो करा लेंगे। इससे क्या फायदा होगा, अमेरिका के वायरस इंडिया में नहीं आ पाएंगे। तो कभी भी वैरायटी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो मेरिस्टेम कल्चर इसमें बेस्ट होता है। साथ ही साथ इसका एक फायदा और होता है ट्रांसजेनिक प्लांट में। मान लीजिए आपने इसे ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, अब इससे और प्लांट बनाना है तो आप उसका मेरिस्टेम यूज करो, क्योंकि अगर दूसरा पार्ट लिया और वायरस रहा तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मेरिस्टेम कल्चर से हम ट्रांसजेनिक प्लांट को भी डेवलप करा सकते हैं। कई फायदे हैं, इतने सारे फायदे में से मैं तो कहूंगा आप ये अच्छे से याद रखो, वायरस फ्री। तो मेरिस्टेम कल्चर के वैसे कई फायदे, सबसे मेन फायदा पूछे तो वायरस फ्री प्लांट का प्रोडक्शन करना। ये पॉइंट चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ये तो हमने समझ लिया, इसको आप बस नोट कर लीजिएगा। अगला कल्चर लेते हैं, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में होता क्या है, एक बच्चों हमारे पास वैरायटी ए है, एक वैरायटी बी है, हमने इन दोनों का क्रॉस कराया, मतलब इसके पोलन ग्रेन लेके इसके ओविल के साथ यहां पर फर्टिलाइजेशन किया। अच्छा, जब यहां फर्टिलाइजेशन किया अल्टीमेटली यहां पर सीड बने, पोलन ग्रेन ने फर्टिलाइजेशन किया, सीड्स बन गए। अलग अलग वैरायटी का जब क्रॉस कराते हैं तो ये बच्चों इस तरह का सीड बन जाता है। अच्छा, इस सीड के अंदर ये तो यहां पर होता है एम्ब्रियो, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, और इसके साइड में न्यूट्रिशन भरा होता है, और उसको आप लोग जानते भी होंगे, स्टोर फूड, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या करता है, हां, ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला एंडोस्पर्म कहलाता है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लांट ब्रीडिंग में अलग अलग वैरायटी का क्रॉस करते हैं, सीड बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन ये एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो पाते। ऐसी प्रॉब्लम आती है अलग अलग वैरायटी का क्रॉस करते टाइम, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि एंडोस्पर्म ही नहीं होता। अगर यहां बच्चों ये एंडोस्पर्म है ही नहीं, न्यूट्रिशनल फूड ही नहीं है, और इसको उठा के हमने क्या किया, सीड को उठा के सोइल में ग्रो कराया। अच्छा, जब सोइल में ग्रो कराएंगे यहां पर एंडोस्पर्म है ही नहीं, तो बताओ एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये एम्ब्रियो मर जाएगा, एम्ब्रियो खत्म हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिला, और एम्ब्रियो खत्म हो गया तो नई वैरायटी तैयारी नहीं हो सकती। ये एक प्रॉब्लम आती है। अलग अलग वैरायटी का क्रॉस करते टाइम ऐसा होता है कभी कभी कि एंडोस्पर्म नहीं बनता, और इस वजह से प्रॉब्लम यह आती है एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, यानी एम्ब्रियो का एक तरह से हम कहें एबॉर्शन हो जाता है, यानी एम्ब्रियो खत्म हो गया, और एम्ब्रियो खत्म हो गया नई वैरायटी बन ही नहीं सकती। तो हमें कहीं ना कहीं इस एम्ब्रियो को बचाना होगा। अब बात आती है कैसे बचाएं, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, इसको न्यूट्रिशन देना है तो हम यहां सीड में से एम्ब्रियो को रिमूव करेंगे,
एम्ब्रियो को बाहर निकालेंगे, ये एम्ब्रियो बच्चों यहां बाहर आ गया। अब हमें इसको न्यूट्रिशन देना है तो हम इसको कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे। अच्छा, जब हम इसको ऐसे कल्चर मीडियम पे ग्रो कराते हैं तो यहां कल्चर मीडियम इसको न्यूट्रिशन देगा, जिसका कोई नहीं उसका कल्चर मीडियम, तो कल्चर मीडियम ने इसको न्यूट्रिशन दिया और इससे बच्चों ये यहां सर्वाइव करके प्लांट तैयार कर देगा। तो मुझे बताओ, पहले एम्ब्रियो मर रहा था तो हमें इस एम्ब्रियो को बचाना था, एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना था, बचाना था, तो उसके लिए हमने एम्ब्रियो को उठा के कल्चर मीडियम पे रखा। अब मुझे बताओ, यहां एक्सप्लांट क्या है? कल्चर मीडियम पे हमने क्या रखा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो एज ए एक्सप्लांट लिया गया तो कल्चर का नाम बन गया एम्ब्रियो कल्चर। अच्छा, क्यों कहा एम्ब्रियो कल्चर? समझ में? क्योंकि हमने एम्ब्रियो को एज एक्सप्लांट लिया तो एम्ब्रियो कल्चर नाम दे दिया गया। अब बात आती है इस एम्ब्रियो कल्चर के फायदे क्या है। एम्ब्रियो कल्चर होता क्या है? एम्ब्रियो को बाहर निकाल के ग्रो कराते वो एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने के लिए एम्ब्रियो कल्चर बेस्ट होता है। अच्छा, जब हम अलग अलग वैरायटी का क्रॉस कराते हैं तो एम्ब्रियो का कई बार एबॉर्शन हो जाता है, तो उसे बचाने के लिए एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। तो एम्ब्रियो कल्चर बस इतना सा है, एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने के लिए एम्ब्रियो कल्चर बेस्ट होता है। क्लियर? अगले नंबर पे आता है एंथर कल्चर, या इसको आप हैप्लॉइड कल्चर भी कह सकते हो। एंथर कल्चर से फायदा यही होता है, हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। एंथर को कल्चर करने का और कोई फायदा नहीं, हैप्लॉइड प्लांट बनाना, इसलिए इसको हम हैप्लॉइड कल्चर, एंथर कल्चर कह सकते हैं। ये बच्चों यहां पर एंथर है। इस एंथर के स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो ये एंथर की वॉल होती है और उसके अंदर ये पोलन ग्रेन होते हैं। एंथर कल्चर करने का एक ही पर्पस मेन है, हैप्लॉइड प्लांट बनाना, कि हैप्लॉइड प्लांट बन जाए तो सबसे बढ़िया है। तो हैप्लॉइड प्लांट बनाने के लिए एंथर कल्चर है। अब यहां पर होता क्या है, यहां बच्चों इस एंथर को लिया और इस एंथर को उठा के यहां कल्चर मीडियम पर रखेंगे। यहां पर एंथर को रख दिया। मुझे बताओ, एंथर को उठा के यहां पुट किया, एक्सप्लांट क्या? एंथर, तो कल्चर का नाम एंथर कल्चर। अब मुझे बताओ, यहां पर जो सेल है, बताइए, ये सेल हैप्लॉइड है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एंथर की जो वॉल यहां दिख रही है, ये जो वॉल दिख रही है, ये तो डिप्लॉइड भी है। तो अब इससे जब हम प्लांट को डेवलप कराएंगे फाइनली, तो इससे हैप्लॉइड प्लांट तो बनेंगे, एन तो बनेगा, लेकिन कुछ प्लांट डिप्लॉइड भी बन जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली ग्रो करा के देखेंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के प्लांट बनेंगे। क्यों? क्योंकि एंथर की जो वॉल है, ये वॉल तो डिप्लॉइड है, और जब इसको यहां रखा तो कुछ प्लांट तो डिप्लॉइड बनेंगे ही। एंथर कल्चर में दोनों तरह के प्लांट बनते हैं, हैप्लॉइड भी बनते हैं, डिप्लॉइड भी बनते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं एक्सक्लूसिवली हैप्लॉइड बने, केवल हैप्लॉइड बने। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यह होता है कि इस एंथर में से पोलन ग्रेन को बाहर निकाला जाए, मतलब इसको कट करके पोलन ग्रेन को बाहर निकाले और इसको उठा के कल्चर मीडियम पे रखे। अच्छा, पोलन ग्रेन एन होता है, ये तो हैप्लॉइड ही होता है। इसको उठा के यहां ग्रो कराएंगे तो फाइनली जब यहां प्लांट बनेंगे वो हैप्लॉइड ही बनेंगे। तो कहने की बात इतनी सी है, अगर आपको एक्सक्लूसिवली हैप्लॉइड प्लांट ही बनाना है तो एंथर ज्यादा बढ़िया या पोलन ग्रेन? आप सोच समझ के आंसर देना। एंथर अच्छा है, पोलन ग्रेन? हां, हम कहेंगे इसके लिए ज्यादा बेस्ट है कि हम पोलन ग्रेन का यूज करें, क्योंकि पोलन ग्रेन से केवल एक्सक्लूसिवली हैप्लॉइड ही बनेंगे। अच्छा, एंथर लेने पर डिप्लॉइड कहां से आ गए? यस, उसकी वॉल से आ जाते हैं। तो उसकी वॉल से कुछ प्लांट यहां डिप्लॉइड भी बन जाते हैं। तो बेस्ट ये है, पोलन ग्रेन बाहर निकालो, उसको कल्टीवेट करो और अल्टीमेटली हम लोग यहां पर हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं। क्या हमने सीखा? समझिएगा। एंथर कल्चर, व्हेन एंथर यूज एन एक्सप्लांट, एंथर को हम एक्सप्लांट की तरह यूज करें तो वो एंथर कल्चर कहलाता है। इसे हम पोलन ग्रेन कल्चर भी कह सकते हैं या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर भी इसको नाम दिया गया है। एंथर कल्चर का यूज यही है, हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन, लेकिन इसमें सम टाइम डिप्लॉइड प्लांट भी बन जाते हैं। बताओ कहां से? एंथर की वॉल से। यही मैंने आपको समझाया अभी। पहली बार एंथर कल्चर का काम गुहा एंड माहेश्वरी, दो साइंटिस्ट ने किया था और इन्होंने धतूरा प्लांट का एक हैप्लॉइड कल्चर तैयार किया था, हैप्लॉइड प्लांट डेवलप किए थे। अच्छा, ये साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, यहां पर इंपॉर्टेंट भी है। पहली बार हैप्लॉइड कल्चर कौन से साइंटिस्ट ने किया है? गुहा एंड माहेश्वरी। अब यहां पे आती है यूज ऑफ हैप्लॉइड प्लांट। हम हैप्लॉइड प्लांट क्यों बनाना चाहते, क्यों इंटरेस्टेड है? हैप्लॉइड प्लांट बनाने का सबसे मेन इंटरेस्ट होता है म्यूटेशन की स्टडी। अगर हमें म्यूटेशन को स्टडी करना है तो इसके लिए हैप्लॉइड प्लांट सबसे बेस्ट होते हैं। समझिएगा। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, म्यूटेशन की स्टडी करना हैप्लॉइड सबसे बढ़िया होते हैं। क्लियर? मान लीजिए ये प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसमें स्मॉल टी म्यूटेशन से बना है। अच्छा, कैपिटल टी तो डोमिनेंट एलील है, स्मॉल टी यहां रिसेसिव एलील है। अब ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जीनोटाइप ये था, अगर हम इस जीनोटाइप वाले प्लांट को फिर से ग्रो कराएं तो इससे अल्टीमेटली बनना तो टॉल ही है।
अच्छा, टॉल ही क्यों बनेगा? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, और डोमिनेंट है तो इसका एक्सप्रेशन होगा, तो एक्सप्रेशन ओनली डोमिनेंट एलील। अच्छा, डोमिनेंट एलील का एक्सप्रेशन होगा तो इससे प्लांट यहां पर एक्सप्रेस ओनली डोमिनेंट एलील, तो टॉल बन जाएगा। अच्छा, टॉल बन गया मतलब कैपिटल टी ने अपना इफेक्ट शो किया। तो मुझे बताओ इस म्यूटेंट एलील ने क्या किया? क्या आप जान पाए? हम पता ही नहीं कर पाए। अच्छा, डिप्लॉयड अगर हम ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो यही दिक्कत है कि डिप्लॉयड में दो एलील होते हैं, और जो डोमिनेंट एलील होता है वो इस रिसेसिव की चलने नहीं देता, तो अल्टीमेटली डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होते हैं, म्यूटेशन की तो स्टडी कर ही नहीं पाते। तो ये एक प्रॉब्लम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होती है कि हम यहां पर म्यूटेशन को स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर म्यूटेशन की स्टडी, इस रिसेसिव एलील की स्टडी कैसे करें? तो इसके लिए बेस्ट होता है एंथर कल्चर। अच्छा, इसमें क्या करेंगे हम? ये बच्चों टी स्मॉल टी था, हम इस प्लांट के पोलन ग्रेन बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे। गैमिट आप जानते हैं कैपिटल टी भी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। अब इन गैमिट को उठा के हम कल्चर मीडियम पे यहां ट्रांसफर कर देते हैं। अब फाइनली जब प्लांट बनेंगे तो कैपिटल टी वाले से ये कैपिटल टी वाला प्लांट बन गया, इससे स्मॉल टी बन गया। अब बताना, यहां पर एक ही एलील है तो ये टॉल बन गया। अब बताना, यहां पर केवल स्मॉल टी है, अब इसको रोकने वाला कोई नहीं, इसको रोकने वाला यहां पर कोई नहीं है, और कोई नहीं है तो ये अपने आप को शो करेगा और ये प्लांट द्वार बनेगा। अच्छा, ये प्लांट द्वार बन गया मतलब स्मॉल टी का इफेक्ट आपको देखने को मिला। तो बताइए, इस रिसेसिव एलील का इफेक्ट हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इन हैप्लॉयड में जरूर देख लेते हैं, क्योंकि हैप्लॉयड में एक एलील होता है, अपने आप को शो कर जाता है। तो म्यूटेशन की स्टडी के लिए डिप्लॉयड बेस्ट होते हैं, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड बढ़िया होते हैं, क्यों? क्योंकि एक ही एलील होता है और वो अपने आप को शो करता ही करता है। तो म्यूटेशन की स्टडी के लिए एंथर कल्चर बेस्ट है। इसी का एक फायदा और है, फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। प्योर लाइन बनाने का एक तरीका मैंने आपको समझाया था, कंटिन्यूस सेल्फिंग कराते जाए तो प्योर लाइन बनती है। चाहे तो आप इसको नोट करना चाहे तो कर लीजिएगा। हां, अगर हम प्योर लाइन की बात करें, यह मान लीजिए टी स्मॉल टी है, मुझे इसमें कैपिटल टी वाली लाइन बनाना है, प्योर लाइन बनानी है। तो हमने सीखा था कंटिन्यूस सेल्फिंग एंड सिलेक्शन करेंगे और कई साल तक करेंगे। अच्छा, जब तक कि रिसेसिव आना बंद ना हो जाए, कंटिन्यूस सेल्फिंग कराते जाएंगे और फाइनली बच्चों ये टीटी मतलब प्योर लाइन बनती है। ये प्योर लाइन क्या एक बार के क्रॉस से बन जाती है? नहीं, बहुत बार क्रॉस कराने पड़ते हैं और कई साल लग जाते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल, कई साल लगने के बाद फाइनली प्योर लाइन बनती है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्योर लाइन जल्दी बनाए, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके पोलन ग्रेन लेंगे, और पोलन ग्रेन ले लिया मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया। अब हमें लाइन किसकी बनानी? कैपिटल टी, लेकिन पोलन ग्रेन में कुछ दिखता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? दोनों को उठा के ग्रो करा देंगे। कहां कराएंगे? कल्चर मीडियम पे। अब कल्चर मीडियम पे, अच्छा यहां 2 पोलन ग्रेन नहीं होंगे, ये टी स्मॉल टी ऐसे यहां पर कई सारे होंगे। फाइनली इनसे प्लांट बनाएंगे तो इसमें बच्चों कुछ कैपिटल टी वाले होंगे, कुछ स्मॉल टी वाले होंगे, कुछ कैपिटल टी वाले होंगे, लेकिन इनमें अलील एक एक ही होगा। मतलब एक तरह से ये हैप्लॉयड होंगे, ये हैप्लॉयड होंगे, ये हैप्लॉयड प्लांट तैयार हुए। अब हमें लाइन किसकी बनानी है? कैपिटल टी या स्मॉल टी? यस, हमें कैपिटल टी से मतलब है, स्मॉल टी से मतलब नहीं। तो हम यहां पर इस प्लांट को उठा के यहां से बाहर कर देंगे, मतलब स्मॉल टी को उठा के यहां से फिर से बाहर कर देंगे, इसको यहां से हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद अब जो ये कैपिटल टी है वो ये बना देंगे। मतलब इसके ऊपर अब केमिकल डालेंगे कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या करता है? इसकी प्लोइडी को डबल करता है, और डबल करने के बाद ये यहां पर कैपिटल टी और ये यहां कैपिटल टी। मतलब कैपिटल टी की लाइन बनाने तो उसको रखेंगे, इस स्मॉल टी वाले को यहां से क्या कर देंगे? हटा देंगे। यानी स्मॉल टी वाले को तो हटा दिया, जो टीटी वाले थे इनके ऊपर कोल्चिसिन डालेंगे। कोल्चिसिन सभी जानते हो प्लोइडी को डबल कर देता है, तो यहां पर टी हो गया टीटी और ये कैपिटल टी भी हो गया कैपिटल टी। तो इस तरह से यहां पर ये बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं बड़े इजीली हमने प्योर लाइन बना ली। ये ऐसे यहां पर प्योर लाइन का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, प्योर लाइन होमोजाइगस मतलब प्योर, ये भी प्योर, और बहुत कम टाइम में। तो कम से कम टाइम में प्योर लाइन बनाना है, हैप्लॉयड कल्चर या एंथर कल्चर बेस्ट है। एंथर कल्चर के 2 फायदे सिखाए, एक तो म्यूटेशन की स्टडी करने में, अरे हैप्लॉयड प्लांट का ही तो फायदा है म्यूटेशन की स्टडी में, और प्योर लाइन जहां बहुत सालों में बनती थी, कोल्चिसिन डाल के इसको जल्दी से जल्दी हम तैयार कर सकते हैं। अरे हैप्लॉयड प्लांट तो बना ही लेंगे, कोल्चिसिन डालेंगे, डिप्लॉयड बन जाएंगे। क्लियर? तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। क्लियर? अगले नंबर पे लेते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नाम से समझ में आ रहा है,
एक्सप्लांट अगर प्रोटोप्लास्ट हो तो कल्चर का नाम प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो जाएगा। व्हेन प्रोटोप्लास्ट यूज एज एन एक्सप्लांट, इसी को हम कह देंगे प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब बात आती है प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। अगर हम यहां पर सेल की बात करें तो सेल के अंदर बच्चों सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सब होती है। अब यहां पर अगर हम इसकी सेल वॉल को हटा दें, हम कुछ एंजाइम डालें जैसे सेल्यूलेज पैक्टिनेज, सेल वॉल को डिग्रेड कर दे, तो सेल वॉल को डिग्रेड कर दे तो बची सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल हट गई तो सेल मेम्ब्रेन बची है, तो ऐसी रिजल्टेंट सेल को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब सेल वॉल को हटाने के बाद रिमेनिंग सेल प्रोटोप्लास्ट होती है। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के हटाने के बाद जो सेल बनी उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब बात आती है जो प्रोटोप्लास्ट हम बनाते हैं इसका फायदा क्या है, इसका यूज क्या है। प्रोटोप्लास्ट का सबसे मेन यूज आता है सोमेटिक हाइब्रिड बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड। अब बात आती है सोमेटिक हाइब्रिड क्या होता है। सोमेटिक हाइब्रिड मतलब हम दो अलग अलग प्लांट की सोमेटिक सेल लेंगे और उनका फ्यूजन करेंगे। अलग अलग प्लांट की सोमेटिक सेल का फ्यूजन करना, यही बच्चों सोमेटिक हाइब्रिड कहलाता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यह कैसे होता है यह मैं आपको समझाऊंगा, एक बार फिर समझना। सेल वॉल हटा दे तो बची सेल प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। प्रोटोप्लास्ट का यूज होता है सोमेटिक हाइब्रिड डेवलप करने में। कैसे होता है सब सिखाऊंगा मैं भी आपको। इसका यूज होता है सोमेटिक हाइब्रिड बनाने में और इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको ध्यान समझिएगा। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की 3 स्टेप्स होती है। पहले हम प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करेंगे, सेल वॉल को हटाएंगे, फिर हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करेंगे और फ्यूजन करने के बाद उस फ्यूज प्रोटोप्लास्ट का हम कल्चर करते हैं। मतलब 3 स्टेप का खेल है। अब यह सब कैसे कैसे किया जाता है ध्यान से इसको समझिएगा। मैं एक केस लेके आपको समझाता हूं। क्लियर? यह बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने टोमेटो का प्लांट लिया और यहां बच्चों ये ले लिया पोटैटो का प्लांट, मतलब ये टमाटर है, यह आलू है। अब हम अगर इनका प्लांट ब्रीडिंग से नई वैरायटी बनाना चाहते तो हम क्या करते थे, इसके पोलन ग्रेन उठाते थे और इसके पोलन ग्रेन उठा के इसके ओविल पे फर्टिलाइज कराते। लेकिन बच्चों यहां फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज है, अलग अलग वैरायटी, क्रॉस ही नहीं होता, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता। और फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो नई वैरायटी बन नहीं सकती। प्लांट ब्रीडिंग की यही तो लिमिटेशन है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो नई वैरायटी बन ही नहीं सकती। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी एक हाइब्रिड वैरायटी तैयार करें। अब बात आती है इनका हाइब्रिड वैरायटी कैसे तैयार की जाए, कैसे इनकी हाइब्रिड वैरायटी तैयार करें। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहां पर टोमेटो है, हम बच्चों इनकी सोमेटिक सेल का फ्यूजन करके एक हाइब्रिड को तैयार करते। कैसे? हम इसकी सबसे पहले सोमेटिक सेल लेंगे, इसकी भी बच्चों यहां पर सोमेटिक सेल लेंगे, सोमेटिक सेल इसकी भी बाहर निकालेंगे, मतलब इसकी भी ये सोमेटिक सेल ले ली। ये सोमेटिक सेल तो टोमेटो की है और ये सोमेटिक सेल पोटैटो की है, दोनों की सोमेटिक सेल है। अच्छा, इन सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है। ये सोमेटिक सेल कुछ भी हो सकती है, लीफ वगैरह की, शूट की, रूट की, किसी की भी ले सकते हैं। सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है, मतलब बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है। अब खास बात ध्यान समझना बेटे, यहां पर एक खास बात यह आती है कि बाहर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, हमें इनका फ्यूजन करना है। लेकिन फ्यूजन तो मेम्ब्रेन में हो सकता है, जब तक ये सेल वॉल बैठी है, हार्ड है, ये फ्यूजन होने ही नहीं देती। मतलब जब तक सेल वॉल बैठी है फ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहला काम यही होता है, स्टेप 1 रिमूवल ऑफ सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल हटाएंगे तो प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। बात आती है सेल वॉल कैसे हटाएं। तो सेल वॉल को हटाना है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम डालें, मतलब इस पे हम सेल्यूलेज डालेंगे, पैक्टिनेज डालेंगे, सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। अच्छा, पुराने जमाने में तो हम इसको मैकेनिकली हटाते थे, इसको हम अलग अलग सॉल्यूशन में रख के हटाते थे, वो पुराने तरीके हैं। आज के टाइम पे तो हम एंजाइम का यूज करते हैं, मतलब हम इन एंजाइम का यूज करेंगे, सेल्यूलेज पैक्टिनेज, इसके ऊपर भी डालेंगे, इसके ऊपर भी डालेंगे, सेल वॉल बच्चों हट जाएगी। अच्छा, सेल वॉल हट गई तो रिजल्टेंट सेल यहां कहलाएगी प्रोटोप्लास्ट, जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होगी। यहां पर भी सेम इसी तरह से बच्चों इसकी भी सेल वॉल को हटा दिया, रिजल्टेंट सेल प्रोटोप्लास्ट कहला दिया। सीधी सी बात है, टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट तैयार, पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट तैयार, दोनों के प्रोटोप्लास्ट हमने बना लिए। अच्छा, प्रोटोप्लास्ट बना लिए तो इसमें आउटर लेयर अब आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल हटा दी, एंजाइम डाल के हटा दी। अब हमें इन दोनों को फ्यूज करना है, भाई दोनों की मेम्ब्रेन को फ्यूज कराना है।
बात आती है फ्यूजन कैसे किया जाए, उसको अब हम समझेंगे। इतना समझ में आया सबको? पहला काम किया, इसकी सोमेटिक सेल लो, इसकी भी सोमेटिक सेल लो, सेल वॉल को हटा दो, प्रोटोप्लास्ट तैयार करो। तो पहला काम प्रोटोप्लास्ट बनाना। क्लियर? इतना समझ में आया? नोट करना चाहे तो कर लो बच्चों। क्या है नोट? अब बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो प्रोटोप्लास्ट था वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बच्चों पोटैटो का था, ये टमाटो का था, ये इसका न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस पोटैटो का, साइटोप्लाज्म पोटैटो का, ये टोमेटो का है, ये पोटैटो का है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनको आपस में फ्यूज कराएंगे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। बात आती है फ्यूजन कैसे हो। फ्यूजन करते टाइम हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। फ्यूजन करने के लिए हम लोग यहां पर सोडियम नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, फ्यूज करने वाले केमिकल को हम फ्यूजाजन कहते हैं, जो फ्यूजन कराते हैं। यह सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम आयन का हम यूज कर सकते हैं हाई पीएच पर। इसी तरह से हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, याद है, जब भी दो मेम्ब्रेन को फ्यूज करना हो सबसे बेस्ट केमिकल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना, पहले भी आया है। दो मेम्ब्रेन फ्यूज करानी हो तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? इसी तरह से हम यहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा के भी इनको फ्यूज करा सकते हैं। फ्यूजन करने के कई तरीके, केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा सकते हैं। तो ज्यादातर टाइम तो वैसे पीईजी का यूज करते हैं या कैल्शियम आयन का यूज करते हैं। अच्छा, जब इनका यूज करके इनका फ्यूजन कराएंगे तो फ्यूजन करने के बाद अब आप देखो, दोनों के न्यूक्लियस आ गए, टोमेटो का भी आ गया, पोटैटो का भी आ गया, मतलब दोनों के क्रोमोसोम आ गए, और दोनों के साइटोप्लाज्म भी आ गए। साइटोप्लाज्म टोमेटो का आ गया, पोटैटो का आ गया। ये जो सेल हमने ली है सब सोमेटिक सेल थी, तो हमने किया क्या, सोमेटिक सेल का आपस में फ्यूजन करा दिया, तो सोमेटिक सेल का हाइब्रिड बन गया। इसी को हम सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं, जो एक तरह का फ्यूज प्रोटोप्लास्ट है। यह सोमेटिक हाइब्रिड बना, और इस सोमेटिक हाइब्रिड को बनाने की यह पूरी प्रोसेस कहलाती है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। टर्म याद रखना, इसका बनना कहलाता है सोमेटिक हाइब्रिड, और प्रोसेस का नाम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, क्यों कहा सोमेटिक हाइब्रिड? क्योंकि सोमेटिक सेल का फ्यूजन करा लिया। तो अभी तक 2 काम हो गए, पहले प्रोटोप्लास्ट निकाल लिए, फिर उन प्रोटोप्लास्ट का आपस में फ्यूजन करा दिया। ये फ्यूजाजन आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब बच्चों ये जो हाइब्रिड बना है, अब इसको कहीं ना कहीं ग्रो तो कराना पड़ेगा, तो यहां पर अगली स्टेप यही समझेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। हां, अब बच्चों ये जो बनाया हम इसको ग्रो कराएंगे। कल्चर ऑफ फ्यूज प्रोटोप्लास्ट, फ्यूज प्रोटोप्लास्ट या सोमेटिक हाइब्रिड का कल्चर कराएंगे। ये बच्चों हमारे पास सोमेटिक हाइब्रिड था। अब आप बताओ कहां ग्रो कराएं? हां, ग्रो कराना, न्यूट्रिशन देना है, जिसका कोई नहीं उसका कल्चर मीडियम, तो इसको बच्चों हम कल्चर मीडियम पे ग्रो कराएंगे। इसको उठा के यहां रख दिया। अच्छा, इस बार एक्सप्लांट क्या लिया? प्रोटोप्लास्ट लिया, इसलिए तो कहा गया प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अरे प्रोटोप्लास्ट को हम एज एक्सप्लांट ले रहे हैं, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम कह सकते हैं। इसको उठा के यहां ग्रो कराएंगे। अच्छा, जब ग्रो कराएंगे तो इससे अल्टीमेटली ये प्लांट तैयार हो गया। अब बच्चों ये जो प्लांट बना, मुझे बताओ इस प्लांट में किस किस के कैरेक्टर आएंगे? इसके अंदर टोमेटो के भी आएंगे, क्योंकि उसके भी क्रोमोसोम है, और पोटैटो के भी आएंगे। भाई दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो गए तो दोनों के ही क्रोमोसोम है, दोनों के फीचर आएंगे। और वाकई में ऐसे हुआ। इसको जब यहां से निकालकर फील्ड में जब ग्रो कराया गया, तो फील्ड में ग्रो करने के बाद इसमें यह देखा गया कि इस प्लांट में ऊपर तो बच्चों ऐसे टमाटर लगते थे और नीचे ऐसे आलू लगते थे। मतलब ऊपर से तो टोमेटो का प्रोडक्शन, नीचे से पोटैटो का प्रोडक्शन, और दोनों का हाइब्रिड प्लांट बना। इसको नाम दिया पोमेटो। पोमेटो मतलब पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड पोमेटो। तो ये पोमेटो एक तरह का सोमेटिक हाइब्रिड है। ये सोमेटिक सेल का फ्यूजन बनाया। इसको हमने बायोटेक से नहीं बनाया, इसको हमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनाया, टिश्यू कल्चर से बनाया। तो ध्यान रखिएगा, पोमेटो क्या होता है ये पूछा जाता है। तो पोमेटो, पोटैटो, टोमेटो दोनों की सेल का फ्यूज फॉर्म, इसी को हम पोमेटो कहते हैं। अच्छा, ये जो पोटैटो बनाया, अच्छा ये जो पोमेटो बनाया है, ये साइंटिस्ट लोगों ने बना तो लिया, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अभी प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फर्दर रिसर्च की जरूरत है। तो अगर इसको फर्दर रिसर्च कर दिया जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया जाए, तब तो मजा आ जाएगा। क्योंकि एक ही प्लांट में ऊपर से टमाटर टूटेंगे, नीचे से आलू निकलेंगे, दोनों ही फायदा हो जाएगा। तो इस तरह की बच्चों रिसर्च चल रही होती है कि कैसे भी करके इसका प्रोडक्शन और बढ़ा दे, तब तो और मजा आ जाए। क्लियर? जो बातें यहां समझाएं, क्लियर हुई अच्छे से? कितनी स्टेप हुई? 3। प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करो, फ्यूज करो, और उसको फिर ऐसे कल्चर करा दो। इसको भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो हमने समझा है, इसको बच्चों एक नाम और दिया जाता है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन।
मतलब हमने यहां पर कोई सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, तो पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। इस सोमेटिक हाइब्रिड का एग्जांपल हमने समझा पोमेटो, पोमेटो और टोमेटो की सेल से बना। इसी तरह से ब्रोमेटो बनाया गया, ब्रिंजल और टोमेटो को फ्यूज करके ब्रोमेटो का फॉर्मेशन किया है। तो इस तरह के हाइब्रिड तैयार किए गए हैं। तो ये नाम आप ध्यान रख सकते हो। एक वर्ड आता है बच्चों साइब्रिड। साइब्रिड क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। साइब्रिड के अंदर दो सेल का साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन न्यूक्लियस एक का होगा। यानी सिंपल कहूं, साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड वही साइब्रिड। साइटोप्लाज्म को फ्यूज करना साइब्रिड, नाम से समझ में आता है। साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड ऐसा समझिएगा। प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल ए, ये सेल ए है, इसमें इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये बच्चों सेल बी है, इसमें इसका न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब बच्चों यहां पर हमें साइब्रिड बनाना है, तो क्या करेंगे, जो बी सेल है या किसी भी एक सेल में से इसका बच्चों यहां से न्यूक्लियस हटा देंगे, न्यूक्लियस बाहर निकालेंगे, तो इसमें केवल साइटोप्लाज्म बचेगा। और अब हम इन दोनों का फ्यूजन करा देंगे। वही फ्यूजाजन डालेंगे, पीजी डाल सकते हैं, कैल्शियम आयन का यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट वगैरह यूज करके फ्यूजन करा देंगे। अच्छा, जब फ्यूजन कराएंगे तो मुझे बताओ, यहां से न्यूक्लियस इसका आ गया, लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों क्या है, साइटोप्लाज्म तो इसका भी आया और इसका भी आया, तो एक तरह से साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड बनाया, तो यह साइब्रिड कहलाता है। अच्छा, इसके न्यूक्लियस को हटा दिया, तो एक तरह से इसकी साइटोप्लाज्मिक जो जीन थी वो यहां ट्रांसफर कर दी। तो साइब्रिड बनाने का पर्पस यही होता है, साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्मिक की जीन को इसमें ट्रांसफर करना। साइटोप्लाज्मिक जीन को ट्रांसफर करने में ऐसा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस की जीन तो हटा दी, केवल साइटोप्लाज्मिक जीन को ट्रांसफर करना था, इसीलिए साइब्रिड तैयार हुआ। तो साइब्रिड क्या होता है, साइब्रिड पजेज अ न्यूक्लियर जीनोम फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट का न्यूक्लियस आएगा, बट साइटोप्लाज्मिक जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट, साइटोप्लाज्म तो दोनों पेरेंट्स का आ जाता है, इसी को हम साइब्रिड नाम दे देते हैं। तो ये साइब्रिड कैसे बनाया, क्लियर हुआ अच्छे से। यहां पे आके बच्चों हमने प्लांट टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है और उसके कौन कौन से कल्चर हमने लिए, कौन कौन से यहां टाइप थे, सब हमने सीखा। तो प्लांट टिश्यू कल्चर यहां पे आके अपना कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी में तो बस आप एक देखोगे, एक पेज पे लिखा है, लेकिन हमने इसको काफी डिटेल में समझा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते भी रहते हैं। इनमें मेन कल्चर में आप यही ध्यान रखना कि कल्चर में एक्सप्लांट लेते हैं तो उस तरह का नाम बन जाता है, यूज क्या है। इन सारे कल्चर में मेरिस्टेम कल्चर और प्रोटोप्लास्ट कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, आपके एनसीईआरटी में इन्हीं के नाम लिखे हैं, तो आप इन पे फोकस भी करना। वायरस फ्री प्लांट बनाना हो तो मेरिस्टेम कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करना हो तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर यूज करते हैं। क्लियर।